So, hey guys, welcome back to our YouTube channel. So finally we are back with our गणतंत्र सीरीज। इस सीरीज में हम लोग ने पिछले चैप्टर में अध्याय 11 जो अपना चैप्टर 11 था जिसमें हम लोग जांगम विष के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें सर्प के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था। स्नेक्स के बारे में देखा था, मॉडर्न पर्सपेक्टिव और आयुर्वेद पर्सपेक्टिव दोनों तरीके से हम लोग ने देखा था कि सर्प के कितने टाइप्स होते हैं, सुश्रुत ने कितने माने हैं, चरक ने कितने माने हैं, सर्पदंश के कितने प्रकार होते हैं, सर्प विष की कितनी मात्रा होती है दंश में, कितने टाइप के दंश होते हैं, रंग क्या होता है हर दंश हर दृष्टा का, सबकी दृष्टाएँ जो 4 होती है ना, तो क्या कलर होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। मॉडर्न का भी पर्सपेक्टिव देखा था, एलिपिडे, पेप्रिडे और हाइड्रोफाइडे देखा था, कौन-सा न्यूरोटॉक्सिक होता है, कौन-सा हीमोटॉक्सिक होता है, कौन-सा होता है अपना मायोटॉक्सिक। तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं एक स्नेक के बारे में, तो आप तो पिछले वीडियो में पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। अब यहाँ से अगस्त तंत्र का दी मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है, जंगम विषय। तो जंगम विषय में हम लोग ने स्नेक्स के बारे में पढ़ा, तो आपको बहुत सारी फ़ील आई होगी कि हाँ, ऐसे-ऐसे चल रहा है। अगस्त तंत्र में टॉक्सिकोलॉजी का असली मतलब क्या होता है? अभी आगे जब चीज़ें आएँगी तो आपको और जूरिस्प्रूडेंस का मतलब पता चलेगा, उसके बाद सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसके बाद डाउरीज़, पॉस्को एक्ट, जितने भी लीगल और कोर्ट होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद कितने एक्ट्स आए थे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये सारे एक्ट्स अलग-अलग टाइप से हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग उसी चैप्टर का पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग विष चिकित्सा में आगे लूता विष और वृश्चिक विष और बाकी जो भी कीट विष थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोग ने पिछले वीडियो में क्या देखा था। तो हम लोगों ने आयुर्वेदिक दृष्टिकोण देखा था, सर्पदंश या फिर सर्प के बारे में देखा था, कि सर्प के वर्णन करा था लिंग के अकॉर्डिंग कि नर, नारी, नपुंसक भेद कैसे थे, जाति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है? और वो 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य वाले जो थे, वो हम लोगों ने देखा था। भौमिक सर्प कौन-से थे? विष की मात्रा, भौमिक सर्प, दर्विकर, मंडली, राजीमान, ठीक है? निर्विष, व्याकरंज, वो वाले देखे थे, उनके नंबर्स देखे थे, विष की मात्रा देखी थी, दृष्टाएँ देखे थे 4 कितने होती हैं, उनके कलर क्या होते हैं, सर्पदंश के विभिन्न हेतु देखे थे, क्यों साँप काटता है, कब जाता है, कुचल जाता है, खाने के देव और यक्ष की आज्ञाओं से, ये सारी चीज़ें देखी थी। सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार सर्पदंश के प्रकार देखे थे, ठीक है? फिर सामान्य में विशेष लक्षण देखे थे, चिकित्सा का वर्णन करा था, दंश में विष के वेग अनुसार लक्षण और उसकी चिकित्सा देखी थी हम लोगों ने, कि पहले, दूसरे, तीसरे में कौन होता है। रस सबसे पहले ऐसे याद होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें अ, रक्त है, मांस है, ठीक है? इधर मेद है, इधर है कफ, फिर है अस्थि, मज्जा, ठीक है? मज्जा और फिर आ जाता है शुक्र। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि कौन-सी धातु दूषित हो रही है, उसके अकॉर्डिंग द्रव्यमान मंडली और राजीमान के अलग-अलग लक्षण देखे थे, उसके बारे में चिकित्सा भी देखी थी। फिर आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें तो आधुनिक दृष्टिकोण में हम लोगों ने देखा था एलिपेडे, वाइपरेडे, हाइड्रोफाइडे 3 टाइप्स के देखे थे, कौन से क्या होते हैं। फिर बिग 4 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, किंग कोबरा, कॉमन को मतलब बिग 4 देखा था। उसके अलावा कौन-कौन से कॉमन, क्रेत, रसेल, वाइपर, स्नेक देखे थे, ठीक है? और फिर सामान्य लक्षण चिकित्सा और शव परीक्षा मतलब ऑटोप्सी फाइंडिंग देखी थी और भी मेडिको लीगल एस्पेक्ट देखे थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लूथा विष के बारे में, मतलब स्पाइडर्स के बारे में। स्पाइडर की किस तरीके से उत्पत्ति होती है और कहाँ पे विष उनका होता है। तो देखो, अगर उत्पत्ति की बात करें तो प्राचीन काल में राजा विश्वामित्र ने वशिष्ठ ऋषि का अपमान किया, जिससे मुनि के मस्तक से पसीने की बूंद घास पर गिरी और उनसे 16 महाविषैले लूतों मतलब 16 स्पाइडर्स, 16 टाइप्स ऑफ स्पाइडर की उत्पत्ति हुई, जो बहुत ज़्यादा विषैले थे। दूसरे मत के अनुसार ये कहा जाता है कि वन दहन में असुरों के शरीर से निकलने वाली चिंगारियों से लूता पैदा हुई। तो ये पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग किस तरीके से लूताओं की उत्पत्ति हुई, तो वो बताया गया है यहाँ पे। और फिर विष का अधिष्ठान देखते हैं, तो विष का अधिष्ठान सुश्रुत बताते हैं कि 7 प्रकार से लूता में विष का संचार होता है, जैसे लाला मतलब लार, नख, मूत्र, उसकी दृष्टा, ठीक, आर्तव, मल और शुक्र। ऐसे याद करिए कि जैसे ये स्पाइडर है, तो इसमें लाला मतलब इसकी लार टपक रही है, बहुत बड़ी सी स्पाइडर है, इसकी लार टपक रही है, उसमें विष है। नक में विष है, सूसू पॉटी में विष है, शुक्र में विष है, आर्तव में विष है और इसके दाँतों में विष है। तो ये याद करने के लिए तरीका आसान हो जाता है।
फिर वाग्भट बताते हैं कि श्वास, दृष्टा, मलमूत्र, शुक्र, लाला, नख और आर्तव ये कुल 8 मार्गों से विष का संचारण होता है। तो कैसे इसको भी इसी तरीके से देख सकते हैं। विष प्रवर, मध्यम और अवर भेद से 3 प्रकार के होते हैं। मतलब बहुत प्रवर है, मध्यम है और अवर है। फिर आता है लूता दंश लक्षण एवं वर्गीकरण। सामान्य लक्षण, विष अधिष्ठान अनुसार लक्षण और विष वर्गीकरण। तो देखो ये वाली जो स्लाइड्स हैं, बहुत प्यारी स्लाइड्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ें कवर करते हुए मैंने ये स्लाइड्स बनवाई हैं। तो ऐसा है कि अगर आपको स्लाइड्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी स्टेप्स दिए गए हैं उसको फॉलो करके आप ये स्लाइड्स ले सकते हैं, ठीक है? बाकी कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे वीडियोज़ क्योंकि मैं फ्री बना रहा हूँ और बहुत ज़्यादा चीज़ें वीडियो से मुझे नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। तो मैं ये करता हूँ कि जो नोट्स होते हैं उसको पेड कर देता हूँ। वीडियो सबके लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपना देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जिसको अपना काम आसान करना है, जिसको राइट नहीं करना सारे बार-बार, बार-बार, तो उसका काम आसान करने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में लिंक दे देता हूँ नोट्स की, ताकि आपको ईज़ी रहे। थोड़ा-सा एक मिनिमल अमाउंट रख देता हूँ ताकि जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही लें, बाकी जिसको नहीं पढ़ना वो ना लें। क्योंकि इस स्लाइड्स को बनवाने में थोड़ा-सा मेरा भी खर्चा होता है। इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि हाँ, वीडियोज़ ताकि आती रहें और अच्छे कंटेंट ला पाऊँ, इसलिए थोड़ा-सा मिनिमल अमाउंट अ, लेता हूँ ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिले और वीडियोज़ बढ़िया-बढ़िया से चलती रहें, अच्छे तरीके से आती रहें। देखो सारी चीज़ें हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट ये देखो देने के अनुसार लक्षण ये पिछली बार बैच 2022 के पेपर में महायोगी गुरु गोरखनाथ के पेपर में दिया गया था। लूता विष का दिन अनुसार लक्षण करिए। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं आता लेकिन यहाँ पे ये देखो ये दिया हुआ है और यहीं से क्वेश्चन आया है, ठीक है? तो ये 100% श्योर है कि इसी स्लाइड से क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर यहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे ना सामान्य लक्षण। विविध प्रकार के वृत्त मतलब गोल-गोल पीणिकाएँ, छाले, बृहद मंडल गोल, मृदु, रक्त एवं कृष्ण वर्ण का लगातार बढ़ने वाला शोफ स्वेलिंग, दंश स्थान दादु के मंडल के समान श्वेत, कृष्ण, अरुण मतलब ये कलर्स हैं, पीत या श्याव वर्ण का मृदु एवं उभरा हुआ होता है। मध्य भाग कृष्ण और श्याव वर्ण का होता है, किनारे पर सिरा जाल युक्त होता है, फैलने वाला होता है, शोफ युक्त होता है, स्वेलिंग होता है, अत्यंत पीड़ादायक होता है, वेदना होती है और बहुत जलन होती है। दंश स्थान क्लेद युक्त हो एवं शीघ्र पक जाता है, रोगी को ज्वर होता है और त्वचा विदीर्ण हो जाती है। फिर विष अधिष्ठान अनुसार लक्षण चरक ने कौन-कौन से बताएँ? देखो श्वास अगर है, तो श्वास सहसा शोथ, ज्वर, दाह उत्पन्न करेगा। दृष्टा में है तो दृष्टा वाला विष है तो उग्र स्वरूप, स्थिर, विवर्ण, शोथ युक्त वेदना, अतिशय दाह। तो इसी तरीके से अलग-अलग दिए हुए हैं। विष अधिष्ठान अनुसार लक्षण, इधर ये दिन अनुसार लक्षण बहुत इम्पोर्टेंट आ जाते हैं आपको, ये पता होने चाहिए। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो सुश्रुत ने 16 प्रकार के बताए हैं, वाग्भट ने 28 बताए हैं और ये कौन-कौन से हैं? विषाक्तता की दृष्टि से तीक्ष्ण विष जो 7 दिन में मारक होता है, मध्यम विष जो 7 से 15 दिन में मारक होता है, मंद विष लूता जो 15 दिन में मारक होता है, मतलब 15 दिन में मार देता है। साध्य साध्यता के अनुसार कृच्छ्रसाध्य 8 एवं असाध्य 8 होते हैं। दोषों की दृष्टि से वायव्य, आग्नेय और सौम्य होते हैं। परिणाम की दृष्टि से दूषी विष, लूता और प्राणः लूता ऐसे बोला गया है। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, विष का अधिष्ठान अनुसार लक्षण इम्पोर्टेंट एंड दिस इज़ द थिंग इम्पोर्टेंट लक्षण इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि पिछली बार आया हुआ था, बाकी ये सब तो पौराणिक कथाएँ नॉर्मल आप पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा बट कहाँ पे उसका विष होता है ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाग्भट के अनुसार लूतादंश से उत्पन्न लक्षण अर्ध दिवस तक परिलक्षित नहीं होता, मतलब आधे दिन तक नहीं हो उत्पन्न होता। प्राण लूता के दंश वाले स्थान पर श्वेत, पीला, काला पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं तथा शोथ उत्पन्न हो जाता है। रोगी को ज्वर होता है, श्वास कष्ट इतना भयंकर होता है कि रोगी के प्राणों को अंत हो जाता है। रोगी को दाह, हिक्का, शिरोग्रह हो जाता है। दाह मतलब जलन, हिक्का हिचकियां आने लगती हैं। ये सारी चीजें हो जाती हैं। वृक्ष साध नहीं लिखा होगा, कृच्छ साध लूतादंश स्थान पर कंडू, शिरोरुजा रुजा होगा मतलब सरदर्द, वेदना तथा अन्य वात कफजन्य रोग हो जाते हैं। असाध्य लूसा दंश में दंश स्थान पर राइन रक्त, राइन पता नहीं क्या है, रक्त विस्त्रवण शायद कोई वो होगा
स्पेलिंग मिस्टेक होगी। रक्त विस्त्रावण मतलब रक्त बहेगा, दाह हो जाएगा, देखो दाह है ये, मतलब जलन होगी, अतिसार हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, ज्वर होगा और अन्य त्रिदोषज व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो असाध्य, कृच्छ साध्य और सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बट मेन इसका इंपॉर्टेंट विषय अधिष्ठान है और अपना दिन अनुसार है, ठीक है। वाग्भट के अनुसार क्या है, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें अलग से नहीं आता। ये वाग्भट के अनुसार बताऊं तो ऐसा नहीं आता, अगर आता भी है तो भी अगर आपको ये सारी चीजें पता है ना कि विषय अधिष्ठान क्या है, अनुसार लक्षण क्या है, दिन के अनुसार क्या है, तो ये अगर आप ये भी लिख देते हो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बट हाँ, पता होना चाहिए फॉर दोस्त जो कि पीजी वीजी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पीजी में ये सारी चीजें आ जाती हैं। लूताविष, कालानुसार परिवर्तन एवं चिकित्सा। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मतलब 7 दिन, 7 दिन में पहले में अल्प कंडु युक्त होगा, कोट युक्त होगा, व्यापक फैलने वाला और अस्पष्ट होगा, मतलब अस्पष्ट होगा मतलब पता नहीं चलेगा कि क्या है। मध्य भाग दबा होगा और किनारे से उभरा होगा, स्पष्ट लक्षण दिखने लगेंगे। तृतीय में ज्वर होगा, रोमहर्ष, रक्तमंडल उत्पत्ति हो जाएगी, दंश स्थान सकोरे के समान हो जाएगा, अति वेदना होगी, रोमकूप से स्राव होगा, मतलब ऊजिंग आउट होगी। चतुर्थ में विष प्रकपित हो जाएगा, चतुर्थ दिन पे विष प्रकपित होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पंचम में विषजन्य रोग उत्पन्न हो जाएंगे। षष्टम में विष संपूर्ण शरीर में तथा मर्म स्थानों में आवृत हो जाएगा, मर्म स्थान में किस में आवृत हो रहा है, षष्टि में। सप्तम में विष व्याप्त रोग शीघ्र मृत्यु हो जाएगी, सप्तम में। तो सुश्रुत ने 10 चिकित्सा विधि बताई हैं, यहाँ पे ये सारी लिखी हुई हैं। इसको बहुत ज्यादा एम्फोसिस करके याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक बार रीडिंग मार लीजिए ताकि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ किस तरीके से चिकित्सा करनी है। क्या डिफरेंशिएशन है हमारे सर्प में, लूता में, वृश्चिक में, सबकी चिकित्सा में क्या डिफरेंस है, बस इतना पता होना चाहिए। मेन मेन चीजें देख लीजिए कि भाई व्यंग, तो सर्प में हम लोग ने देखा था वेग के अनुसार करा था, यहाँ पे नॉर्मल वेग के अनुसार तो है नहीं, बस नॉर्मल नॉर्मल चीजें, रक्त मोक्षण, विरेचन, नस्य अंजन, ये सारी नॉर्मल नॉर्मल चीजें सारी लिख दीजिए। बाकी शस्त्र से दहन कर्म वो सारी चीजें तो होते ही हैं। ये शलाका होगा, ठीक है, यहाँ पे शलाका। थोड़ा सा मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, और फिर औषधियाँ, औषधियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं, बस एक बार रीडिंग मान लीजिए। फिर अगध के प्रयोग करने से पहले लूतादंश का सविष या निर्विष होने का पता लगा लेना चाहिए, क्योंकि निर्विष की अवस्था में यदि अगध का प्रयोग करते हैं तो लाभ की बजाय हानि हो जाएगी। मतलब ऐसा विषय जिसमें, मतलब ऐसा उसने काट दिया कि जिसमें विष ही नहीं था, उसमें भी हम लोग अगध का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे दिक्कत हो जाएगी। केवल सविष की अवस्था में ही अगध का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आई थिंक इतनी चीजें लूताविश में इंपॉर्टेंट है, और आपको इतनी चीजें समझ में अगर आ गई हैं तो दैट्स ऑल। लूताविश में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। फिर वृश्चिक विष आता है। वृश्चिक विष उत्पत्ति, लक्षण एवं चिकित्सा। तो वृश्चिक आपको पता होगा स्कॉर्पियन होता है, स्कॉर्पियन, ठीक है। कुछ कुछ वृश्चिक राशि वाले भी होते हैं, तो जिनकी राशि है वृश्चिक, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ मेरी राशि जो है, मेरी वृश्चिक राशि है, मैं स्कॉर्पियन का हूँ, ठीक है। क्या क्या इनके लक्षण होते हैं, तो वृश्चिक देखो 3 प्रकार के होते हैं। मंद जो कि 12 होते हैं, इसके अंदर भी मतलब सब डिवीजन आते हैं 12 प्रकार के। मध्यम 3 प्रकार के, और महाविष 15 प्रकार के। सर्पो अब कहाँ कहाँ से उत्पन्न होते हैं, देखो मंद विष जो है गाय के गोबर से उत्पन्न हो रहे हैं। मध्यम विष कहाँ से, काष्ठ और इष्टिका के पूति भवन से उत्पन्न होते हैं। और महाविष सर्पों के शरीर के पूति भवन से उत्पन्न होते हैं। इतना पता चल गया। फिर उसके बाद क्या कलर होता है वो देख लीजिए। उदर श्वेत वर्ण का होता है, और जो पीछे की पूंछ होती है वो बहुवर्णान मतलब बहुत अलग अलग कलर की हो सकती है। दंश में वेदना, कंपन, जड़ता, काले रंग की प्रवृत्ति, काले रक्त की प्रवृत्ति, दाह, स्वेद, शोथ एवं ज्वर उत्पन्न होगा। वेदन और तथा वेदना ऊपर की ओर बढ़ेगी, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगी। पैरों में काटेगा ना, ऐसा तो नहीं सर पे काट लिया आपने तो नहीं देखा होगा ना कि जैसे किसी को सर पे काट लिया बिच्छू ने, सर पे तो नहीं काटता, काटता पैर पे ही है, तो पैर से ऊपर की तरफ बढ़ेगी वेदना। फिर मध्यम विष 3 प्रकार की काष्ठ इष्टिका से उत्पन्न होते हैं, और उदर कृष्ण वर्ण का होता है, लाल पीले तथा कपिल वर्ण के होते हैं। और पीछ जो पूछ होती है 3 जोड़ों जोड़ों जोड़े होती हैं, तब 3 उसमें जोड़ होती हैं। दंश से जीवा शोथ हो जाता है, भोजन का अवरोध,
मूर्छा आदि रोग उत्पन्न होता है। महाविष में 15 प्रकार के होते हैं, सर्पों के शरीर से उत्पन्न होने वाले अनेक वर्ण वाले होते हैं, नाना आकृति के और पर्व वाले होते हैं। जो परम मतलब होता है जॉइंट्स, ठीक है। दंश से उत्पन्न लक्षण सर्प विष जैसे होते हैं, जैसे सर्प विष होता है वैसे ही इसके लक्षण होते हैं, और इनके काटने से रोगी शीघ्र ही मर जाता है। कुल संख्या विष की 30 होती है, तो टोटल 30 हो गए। 30 में से 12, 15, 12, 3 और 15, 12, 3, 15, ठीक है। तो ये 30 हो गया। फिर लक्षण क्या है देखो, जो वृश्चिक विष होता है बहुत तेज दर्द होता है इसका, बहुत खतरनाक दर्द। तो वृश्चिक विष अत्यंत तीक्ष्ण होता है, शरीर में जड़ता, जीवाशोथ, पीड़ा, मूर्छा, अतिस्वेद, मतलब बहुत ज्यादा पसीना, अरति और अतिवेदना। अरति मतलब बहुत बेचैनी, अतिवेदना मतलब बहुत दर्द। प्रारंभ में अग्नि की भांति दाह करता है। शुरुआत में तो लगता है अग्नि से जल गए, जैसे जलने पे जितनी दर्द होती है सबसे खतरनाक दर्द होता है जलने पे, तो जलने जैसी दर्द होती है। शीघ्र ऊपर की तरफ बढ़ता है, दंश स्थान काला पड़ जाता है, विष दंश स्थान में स्थिर हो जाता है। वृश्चिक दंश शरीर का मांस को गलाकर गिरने लगता है और रोगी शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया वृश्चिक विष के लक्षण की बात। फिर किस तरीके से इसकी चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा कैसे है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मली इन चीजों का यूज करें कि वृश्चिक दंश में घृत सेंधा मिश्रित मिलाकर स्वेदन और अभ्यंग करना चाहिए, घृत प्रयोग करना चाहिए। और कपोत, विष्ठा, मातुलम, सुरस, शीरीष फल, शंखिनी, अर्क, शुंठी, ये सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। और बाकी और सी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मोर, मुर्गे की पंख, सैंधव, लवण, तिल, तिल नहीं, तेल एवं घी का धुआं जो वृश्चिक दंश होता है उसको नष्ट कर देता है। और आधुनिक चिकित्सा में ये सारी चीज़ें दी गई हुई हैं। हल्के साबुन और पानी से साफ करो, प्रभावित स्थान पे 10 मिनट के लिए ठंडा सेक लगाओ, 10 मिनट के लिए हटा दो, फिर दोबारा लगाओ। यह दर्द कम करने और विष के प्रयास को धीरा करने के लिए होता है। और दंश से पहले 2 घंटे सबसे प्रभावी होते हैं। यदि निगलने में कठिनाई हो तो भोजन या तरल पदार्थ ना लें, और आवश्यकता अनुसार दर्द निवारण दवा लें, और विशिष्ट प्रतिविष एंटीवेनम दिया जाए तो लक्षण जल्दी सही हो जाते हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इतनी ही चीज़ें आपको वृश्चिक विष में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में मत जाइएगा। फिर मूशिका विष और अलर्क विष आता है, ये भी बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, तभी आपने नहीं देखोगे 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा इससे। 10 नंबर का सिर्फ सांप से आता है और लूता से कभी-कभी आ जाता है, बट लूता में भी जनरली 5 नंबर का होता है। तो स्नेक स्नेक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वो मत छोड़ के जाइएगा कभी। मूशिका विष रैट पॉइज़न होता है, इसमें शुक्र में इसका वो होता है पॉइज़न, तो वही बताया गया है। मूषक 18 प्रकार के होते हैं, सुश्रुत बताते हैं। शुक्र में विष होता है, और दूसरी विष मूषिका दंश त्वचा पर पांडु वर्ण के मंडल, ज्वर, रोमहर्ष, और मतलब नॉर्मल चीज़ें। देखो कभी भी ऐसा हो कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो नॉर्मल जितनी भी चीज़ें हैं, दाह, लोमहर्ष, अरुचि और कोट, मंडल, कुष्ठ, सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। कालापन, कृष्ण वर्ण, रक्तस्राव, ये सारे चीज़ें आप लिखते रहिए अपने आप बना-बना के। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ करना है। अगर असाध्य है तो सिंपल सी बात है, कोई खतरनाक चीज़ें लिख लीजिए। शब्द अश्रुति, ज्वर, शिरोगौरवता, लालाप रसेक, ये सब। चिकित्सा किस तरीके से करना है तो यहाँ पे ये बताई गई है चिकित्सा। एक बार रीडिंग मार लीजिए, बहुत अलग से इम्पोर्टेंट नहीं आती, बट एक बार अगर आपको पता होगा तो आप लिख पाएँगे। अलर्क विष आता है। फिर अलर्क विष क्या होता है, जो रेबीज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं कुत्ता, श्रृंगाल, भालू, व्याघ्र आदि। व्याघ्र मतलब चीता-वीता, जो टाइगर होता है वो। हिंसक जंतुओं की दृष्टा से अलर्क विष का प्रसर होता है। आधुनिक विज्ञान हाइड्रोफोबिया से कहता है कफ से दूषित वायु संज्ञा व स्रोतस में आश्रय लेकर संज्ञा को नष्ट कर देती है। और लक्षण क्या है, दंश स्थान में सुन्न हो जाता है, घाव, काला खून निकलता है, हृदय में पीड़ा होती है, सर दर्द, अंगों में जकड़ाहट, प्यास, संज्ञा नाश होना आना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दंश स्थान पर कंडू, क्लेद, चुभन और जैसी पीड़ा होती है, त्वचा का रंग बदलने लगता है, पूरे शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। जल त्रासन, ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है एमसीक्यू में। जल त्रासन किसका लक्षण है? तो ये अलर्कवेश या फिर रेबीज का है। दर्शन मात्र से डर लगता है, पानी से, स्पर्श से और शब्द सुनने से ही डर जाता है। अरिष्ट सूचक लक्षण होता है। अगर ये आ रहा है किसी में तो सिंपल सी बात है, वो इंसान मर जाएगा। फिर चिकित्सा की बात करें तो दंश स्थान से दबा कर रक्त का विस्त्रावण करें, मतलब दबा कर रक्त का विस्त्रवण करें, बाहर निकालें, घृत से वहन करें। उसके बाद रोगी को
तृण पर अगध का लेप कर पुराण घृत मान करवाएं, तीव्र वमन विरेचन आदि संशोधन करें, तिल तैल अर्क दुग्ध गुड़ सेवन कराएं, त्रिकटु के गोबर गोबर सरस पे पीस कर अंजन के रूप में प्रयोग करें, विष का नाश हेतु तीक्ष्ण संशोधन देना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अलर्क विष भी आ जाता है 5 नंबर में। फिर आधुनिक की बात करें, रेड व्हाइट फीवर इसको बोलते हैं, तो जो मुशिका विष होता है, तो स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलिफॉर्मिस या फिर स्पाइलम माइनस बैक्टीरिया से होता है। लक्षण इसका वही सारी चीजों जो ऊपर है। इसकी चिकित्सा अमोक्सिसिलिन 1 ग्राम हर 6 घंटे पर, प्रोकेन पेनिसिलिन, ठीक है, 6 लाख यूनिट आईएम हर 6 घंटे पर देना चाहिए। अनुपचारित रोग में मृत्यु दर नॉर्मली 10% तक होता है। और इसको आधुनिक अगर देखें तो रेबीज बोलते हैं, रेप्डो वायरस से होता है। परिवार आरएनए वायरस का है, प्यूरियस रेबीज 80% मामले होते हैं। अति अति सक्रियता एवं हाइड्रोफोबिया पैरालिटिक रेबीज पक्षाघात प्रमुख लक्षण होता है इसका। इंक्यूबेशन 3 से 12 सप्ताह का होता है। और प्रोडोम ज्वर एक मतलब जो ज्वर होता है वो 100 से 104 डिग्री सेल्सियस होता है। सिर दर्द और सर दर्द होता है। एक्यूट न्यूरोलॉजिकल पीरियड, भ्रम, आंशिक पक्षाघात, हाइड्रोफोबिया, हेलुसिनेशन, कोमा के बाद मृत्यु, उपचार 15 मिनट तक साबुन पानी से धोएं, रेब्यूज इम्यूनोग्लोबिन तुरंत दें, 2 से 4 सप्ताह तक वैक्सीन की श्रृंखला दें। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं अलर्क विष में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी अगर किसी आसपास वाले को देखा होगा जिसको कुत्ते ने काट लिया होगा, तो उसने रेबीज का इंजेक्शन कब कब लगवाया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन लगता है कि नहीं लगता है, ये भी बताएंगे। नया जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं रेबीज को लेकर, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो कमेंट सेक्शन में बताएगा अच्छे तरीके से, मैं उसका कमेंट सेक्शन मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन है अपना शेर जो बताता है हमें। कीट विष आता है, फिर उसके बाद बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट आता है कीट विष। कीट विष अगर आप छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं आता है। बट हाँ, अगर बाय चांस कभी आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखो, सर्पों के शुक्र, विष्ठा, मूत्र, शव तथा अंडों के पूति भवन से कीटों की उत्पत्ति होती है। कीट 4 प्रकार के होते हैं, वायव्य, अग्नि, अंबु और सर्वदोष। वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक और सन्निपातज बोलते हैं। ठीक है, सुश्रुत बताते हैं। अब देखो, श्लेष्मिक को अंबु भी बोल सकते हैं, सर्वदोष मतलब त्रिदोष या सन्निपातज भी बोल सकते हैं, अग्नि मतलब अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं, बट मेनली इसका मतलब वात, पित्त, कफ और सन्निपात ही है। सुश्रुत बताते हैं 18, 24, 13, 12। और वाग्भट वो इसके मतलब बोलते हैं वातोलवण, पित्तोलवण, कपोलवण और सन्निपात चौलवण। और चरक, दूषी विष और प्राणहर कीट कीट बोलते हैं, जैसे कि ये हमेशा लूता में बोलते आ रहे हैं, वृश्चिक में बोलते आ रहे हैं, उसी तरीके से। चरक के अनुसार क्या लक्षण है कि दूषी विष कीट दंश वाले स्थान पर त्वचा लाल वर्ण की, सफेद, लाल, काली, भूरे वर्ण की हो जाती है, स्थान पीड़िकाओं से युक्त हो जाता है, रोगी दाह, कंडू, पाक, विसर्प और दंश स्थान क्लेद युक्त हो जाता है। प्राणहर कीट के कारण बढ़ने वाले शोथ सर्पदंश में होते हैं। अधिक रक्तस्रवण पूई युक्त होता है और रोगी की आंख भारी, पीड़ा, श्वासकष्ट तथा ब्रह्म हो जाता है। सुश्रुत बताते हैं कीट विष के कारण ज्वर, अंगमर्द, रोमांच, सर्दी, अतिसार, तृष्णा, दाह, मूर्छा, जिह्वा कंपन, श्वास इक्का, अति शीत, शोफ, मंडल, दद्रु, कणिका, विसर्प, किटिब आदि व्याधियां होती हैं। गलती का, ठीक है। वातदोष प्रकोप से क्या होगा कि तिल तेल मतलब कैसे इसका वो करते हैं, दंश स्थान पर तिल के तेल को मिलाकर लगाएं, नाड़ी स्वेदन के पके हुए चावल से स्वेदन करें, पौष्टिक भोजन का सेवन करें। पित्त में मुख्य रूप से शीत परिषेक और शीतल औषधियों का लेप करना चाहिए ताकि उससे नियंत्रित हो जाए। कफ में लेखन कर्म और वमन, क्योंकि श्रेष्ठ चिकित्सा होती है ना कफ की, तो वो देनी चाहिए। सामान्य उपचार यहाँ पे ये बताया गया कि संशोधन के बाद श्री वृक्ष, वट, पीपर, गूलर, पाखंड और पारस, ठीक है, ये देना चाहिए। पंचशीरीष जिसे बोलते हैं। और के त्वचा से लेप लेप लगाएं। सभी प्रकार के शोथ, दाह, ज्वर, पीड़ा, नाश मुक्ता के लेप से होता है। त्वचा हींग, विडंग, सैंधव, गजपिपली, पाठा, अतिविषा, शोट, मरीच, पिपली का सेंधव कर सर्व प्रकार के कीट विष नष्ट हो जाते हैं। फिर कीट कितने प्रकार के होते हैं, देखो अलग अलग देखते हैं, अलग अलग टाइप से कीट। तो एक यहाँ पे होता है मक्खी का, जिसे भी कहते हैं, कड़ब जिसको वास्प कहते हैं, पिपलिका जिसको एंड कहते हैं, गोरोधक, मंडूक फ्रॉग और शतपदी सेंटीपीड होता है। अब इसके कितने टाइप्स हैं
ये बस एक बार रीडिंग मारने वाली चीज़ें हैं और आई मैं ये आपको देता हूँ कि ये आपका होमवर्क है कि आपको ये रीडिंग मारना है। अगर आप एक बार वीडियो रोक के रीडिंग मार लीजिए, उसके बाद बताइए कि कोई दिक्कत है कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वैसे ये कभी नहीं आता, ठीक है? मैं ये बताऊँगा कि ये बहुत लीस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए इसको पढ़ एक बार बस रीडिंग मार के छोड़ दीजिए, दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट आता नहीं है, फिर अगर एग्ज़ाम आए, एक बार अभी पढ़ के छोड़ दिए, फिर एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम में एक बार देख लीजिएगा कि क्या होता है। बट हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आ गया और आप मुझे बोल रहे हैं कि आपने बोला था इम्पोर्टेंट नहीं है तो पढ़ा नहीं मैंने। इम्पोर्टेंट नहीं है बट ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, आती हैं चीज़ें। कहीं-कहीं कुछ-कुछ पेपर्स में देखा होगा आपने डायरेक्ट यहाँ से आ जाते हैं। कड़प के बारे में लिखो, पिपीलिका के बारे में लिखो, बट चांसेस कम होते हैं, इस वजह से मैं बोल ठीक है, एक बार इसको रीडिंग मार लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ूँगा क्योंकि बात वही रह जाएगी कि मैं पढ़ूँ चाहे आप पढ़ें, बात सेम। और सिर्फ़ मैं रीडिंग मार दूँगा तो फिर आप ये बोलेंगे कि सिर्फ़ रीडिंग मारते हैं, वो तो मैं भी मार सकता हूँ, है ना? कुछ लोगों के कमेंट दिख आते हैं, मैं देखता हूँ। आप तो रीडिंग मारते हैं, मैं भी मार सकता हूँ। तो रीडिंग मारने के बाद जो छोटे-छोटे शब्द होते हैं, वो कौन बताता है? वो आपको खुद समझ में आ जाता है? नहीं, चीज़ें धीरे-धीरे समझी जाती हैं, ठीक है? तो ये मानना कि हमें सब कुछ आता है इज़ रॉन्ग और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपको जो आती हैं चीज़ें अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती, अभी आपको पता भी नहीं है कि आपको क्या-क्या नहीं आता, ठीक है? और ये मत वो करा करिए कि सामने वाले के बोलने के लिए हो जाए, ठीक है? बाकी एक बार रीडिंग मान लीजिए इसको, फिर आधुनिक मॉडर्न के एस्पेक्ट से क्या होता है, बी वेनम इसको बोलते हैं एपिटॉक्सिन, ये रंगहीन प्रोटीन होता है एंड वेनम मतलब ये सारे दिए हुए हैं इसके कौन-कौन से वो होते हैं, ठीक है? तो एक बार इसको भी रीडिंग मान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। सदिश जनित रोग वेक्टर बॉर्न डिजीज़ यहाँ पे बताया गया है, चिकनगुनिया, मलेरिया, जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस, स्लीपिंग सिकनेस, प्लेग और लाइम। किन-किन से होता है? ये चिकनगुनिया एडीज़ मस्किटो से होता है, डेंगू, येलो फीवर, ज़ीका और मलेरिया एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल फीवर, क्यूलेक्स से होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, स्लीपिंग सिकनेस फ्लाइज़ से होता है, प्लेग जो होता है चूहों से होता है और लाइम डिजीज़ टिक से होता है, ठीक है? वायरस, परजीवी, मतलब वायरस, बैक्टीरिया और ये सारी चीज़ें होते हैं, पैरासाइट, उनसे देख सकते हैं। फिर प्रमुख लक्षण यहाँ पे बात करते हैं, तो प्रमुख लक्षण क्या होते हैं चिकनगुनिया के और डेंगू के? यहाँ पे चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर, ज़ीका, मलेरिया, जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल फीवर, प्लेग, टाइफस। उपचार क्या होता है इन इन सब का? तो ये यहाँ पे दिया गया होगा कि किसमें क्लोरामफेनिकोल देते हैं, किसमें क्या देते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसको भी एक बार रीडिंग मार लीजिए, वीडियो पॉज़ करिए और अभी पढ़ के तब वीडियो एंड करिएगा, ठीक है? वीडियो पॉज़ करिए, ठीक है? अब आई होप कि आपने सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी और बस रीडिंग मारने वाला ही चैप्टर है। इसमें जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जैसे सर्पविष था, बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। लूथा विष इम्पोर्टेंट होता है, दिन अनुसार वेग और विष अधिष्ठान अनुसार लक्षण, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लूथा विष में भी देखा था। तो ये सारी इम्पोर्टेंट आती हैं। बाकी वृश्चिक विष भी बहुत अलग से इम्पोर्टेंट नहीं आता है, बट हाँ, ये पता होना चाहिए कि बहुत खतरनाक होता है, बहुत दर्द होता है, जैसे लगता है कि आग से जल गए, ऐसा दर्द होता है। उसके उपचार किस तरीके से करते हैं वो देखना इम्पोर्टेंट आ जाता है। बाकी अलर्क विष भी कभी-कभी आता है। अलर्क विष जैसे 2021 के पेपर में आया था, बैच 2021 के 2021 के सप्ली वाले एग्ज़ाम में, सप्ली वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें आया था। तो सीधे अलर्क विष आ गया था, अलर्क विष के बारे में लिखो 5 नंबर में। तो आपको पता होनी चाहिए 5 नंबर में क्या-क्या लिखना है और जो मैंने होमवर्क दिया है कि गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस आप पढ़ के आइए, अलर्क विष मतलब रेबीज़ में क्या-क्या तरीके से ट्रीटमेंट करनी है, किसी एक डॉक्टर को गाइडलाइंस जो मिली है, इम्यूनोग्लोबुलिन कैसे लगाना है, किस डेज़ पे वैक्सीन लगाना है, तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसे पिन करूँगा। बाकी कोई और दिक्कत हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए। हम लोग इसी तरीके से अगत तंत्र को अपना कंप्लीट करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टाटा, बाय-बाय।